हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अंकिता। हम आज की वीडियो को शुरू कर रहे हैं सेक्शन 22 से। सेक्शन 22 बात करता है नोटिफिकेशन रूल्स एटीसी टू बी लेट बिफोर पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो भी नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है, या फिर रूल्स हैं या फिर रेगुलेशंस हैं, इन सभी को हमें पार्लियामेंट के सामने कब रखना होगा, इस चीज़ के बारे में ये बता रहा है। सो इसमें कहा जा रहा है, देखिए, इसमें कहा जा रहा है एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8। ठीक है, एवरी रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेड आउट किया जाएगा, ठीक है, एवरी रेगुलेशन, रूल, रेगुलेशन जो कि कमीशन के द्वारा बनाया जाएगा अंडर दिस एक्ट, लेट डाउन as soon as may be after it is issued or made before the each house of parliament। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, वो हर एक नोटिफिकेशन, वो हर एक रूल, ठीक है, नोटिफिकेशन कौन सा, जो सेक्शन 8 में बात हो रही है, वो हर एक रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है और वो हर एक रेगुलेशन जो कमीशन बना रहा है, उसे एज सुन एज पॉसिबल कहाँ रखा जाएगा, पार्लियामेंट के सामने, जब वो सेशन में होगा फॉर टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के लिए। ठीक है, जो कि कंप्राइज हो सकता है एक सेशन में या फिर दो या दो से ज़्यादा सक्सेसिव सेशन में। एंड इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन, अगर एक्सपायरी से पहले और इमीडिएटली फॉलोइंग सेशन या फिर सक्सेसिव सेशन के आसपास दोनों के दोनों हाउस अगर अग्री हो जाते हैं इन मेकिंग मॉडिफिकेशन, मतलब उसमें चेंजेस लाने में, उसमें मॉडिफाई करने में। फिर इसमें कहा जाता है, अब किस चीज़ में मॉडिफाई किया जा रहा है, नोटिफिकेशन में, रूल में और रेगुलेशन में। तो जो बोथ हाउस अग्री हुए हैं या फिर अग्री नहीं हुए हैं, तो उसी प्रकार का वहाँ पर आगे इफेक्ट आएगा, चाहे वो रूल बनाया जाएगा या फिर नहीं बनाया जाएगा। ये दो तरीके की चीज़ें होंगी, ठीक है, मॉडिफाई किया जाएगा उस फॉर्म में या फिर कोई इफेक्ट नहीं होएगा। और ये जो मॉडिफिकेशन है, ये वैलिडिटी को चेंज नहीं करेगा जो भी प्रीवियसली किया गया है, ठीक है, उस नोटिफिकेशन से पहले, रूल से पहले या फिर रेगुलेशन से पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 23, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। तो ये डिफिकल्टीज को रिमूव करने की पावर किसके पास होगी, तो इसके सबसेक्शन 1 में कहा जा रहा है, देखिए, अगर डिफिकल्टी आ रही है किस चीज़ में, जो प्रोविजन है इस एक्ट के उसको अफेक्ट में लाने में, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाय ऑर्डर रिमूव कर सकती है डिफिकल्टीज, ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर देगी वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए इसके प्रोविजंस के। उसके बाद प्रोवाइजो में कहा जा रहा है, इस प्रकार का कोई भी ऑर्डर आफ्टर 2 years ऑफ कमेंसमेंट नहीं बनाया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। मतलब केवल 2 साल तक के लिए आप क्या कर सकते हो, डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए इस प्रोविजन का यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में कहा जा रहा है कि जो भी ऑर्डर यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है, इस सेक्शन के अंडर में, उसको एज सुन एज पॉसिबल हुआ उसको पार्लियामेंट के सामने आपको रखना है। ठीक है, ऐसी कोई भी डिफिकल्टी अगर रिमूव करी गई है तो पार्लियामेंट के सामने ज़रूर लेकर के आना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन आता है सेक्शन 24 का। सेक्शन 24 में बात की जा रही है प्रोविजंस रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग विजिलेंस कमीशन। अब इसका मतलब क्या है, इसमें कहा जा रहा है विद अफेक्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3। ठीक है, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेट अप बाय द रिजोल्यूशन। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन था पहले, बाय 1964 के रेजोल्यूशन के थ्रू ये आया था। ठीक है, इसके जो फंक्शंस हैं वो इनकंसिस्टेंट नहीं है विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब 1988 के एक्ट से इसके इनकंसिस्टेंट नहीं है प्रोविजंस, और कंटिन्यू होता है इन सभी फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए एज इट इज। सो इसमें क्लॉज ए में कहा जा रहा है, देखिए, ऑल द एक्शंस एंड डिसीजंस टेकन बाय द विजिलेंस कमीशन इन सो फार एज सच action and decisions are related to the functions of the commission constituted under this act shall be deemed to have been taken by the commission। so इसमें कहा जा रहा है कि जो पुराना सीबीसी था, मतलब कौन सा, प्रीवियस 1964 का, ठीक है, तो 1964 का जो सीबीसी था, अगर उसका कोई डिसीजन है या कोई भी चीज़ें हैं तो वो वैलिड रहेंगी और वो न्यू सीबीसी के डिसीजन के जैसे ही ट्रीट होंगी। उसके बाद बी में कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है, देखिए, बी में कहा जा रहा है ऑल द प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द विजिलेंस कमीशन। तो जो पेंडिंग थी सीबीसी के पास 1964 में, इन सो फार एज द प्रोसीडिंग रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ द कमीशन
shall be deemed to be transferred to the commission and shall be dealt according to the provisions of this act। और वो ट्रांसफर हो जाएंगी सीबीसी को, ठीक है, और इसके प्रोविजंस के थ्रू वो रेगुलेट होंगी। इसके बाद सी में कहा जाता है, सी में क्या कह रहे हैं, द एम्प्लॉयज ऑफ द विजिलेंस कमीशन शैल बी डीम टू हैव बीन बिकम द एम्प्लॉय ऑफ द कमीशन ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन। तो जो पुराना सीबीसी होगा 1964 का, सेम टू सेम जो आपके एम्प्लॉयज थे वो 1988 के सीबीसी में भी सेम रहेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन भी सेम रहेंगी। डी में कहा जाता है ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द विजिलेंस कमीशन शैल बी ट्रांसफर टू द कमीशन। तो जो पहले जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी होंगे वो नए सीबीसी को ट्रांसफर हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या बात कर रहा है यहाँ पर, ये देखते हैं। सेक्शन 25 बात कर रहा है अपॉइंटमेंट्स एटीसी ऑफ ऑफिसर्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट सेक्शन 25, इसमें कहा जा रहा है कि चाहे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में कुछ भी दिया हुआ हो या फिर किसी अदर लॉ में कुछ भी दिया हुआ, ये जो स्पेशल रूल नीचे दिए हुए हैं ये अप्लाई होंगे। अब ये क्या क्या है, सो इसमें कहा जा रहा है, देखिए क्लॉज ए में ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ। अब ये जो कमिटी होगी उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, ठीक है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा एज अ चेयरपर्सन, विजिलेंस कमिश्नर होगा एज अ मेंबर, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट होगा एज अ मेंबर। उसके बाद सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट होगा एज अ मेंबर। इसके बाद कहा जा रहा है 5 में सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट होगा एज अ मेंबर। इसके बाद क्लॉज बी में क्या कहा जा रहा है वो देखिए। सो बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट आपको बोलना चाहूँ तो जो ईडी का डायरेक्टर होता है उसके अपॉइंटमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट हाथ होता है सीबीसी का। जब कमिटी रिकमेंडेशन दे रही होगी तो रिकमेंडेशन देते वक्त कमिटी को कंसिडरेशन में 2-3 चीज़ें रखनी पड़ेंगी। क्या, इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑफिसर्स जो कि एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। सी में कहा जा रहा है, इसके बाद सी में कहा जा रहा है नो पर्सन शैल बी बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नीचे का कोई व्यक्ति एलिजिबल नहीं होगा एज अ डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है, ईडी के लिए। इसके बाद क्लॉज डी में बताया जा रहा है टेन्योर के बारे में। तो इसमें कहा जा रहा है जो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट होगा वो होल्ड कर सकेगा अपने ऑफिस को नॉट लेस देन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल तक, जिस डेट से उसने अपना जो ऑफिस है उसको रिज्यूम किया था। उसके बाद प्रोवाइजो में कहा जा रहा है कि जो पीरियड है किसका, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट का, उसके ऑफिस को होल्ड करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट का रीज़न दे करके उनको रिकमेंड किया जा सकता है बाय कमिटी अंडर क्लॉज ए, और जो रीजंस हैं उनको राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा और उसको 1 ईयर एट अ टाइम के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर फर्दर प्रोवाइजो में कहा जा रहा है कि जो पूरा पीरियड है वो 5 साल से ज़्यादा का नहीं होगा इन टोटल, ठीक है, जिसमें आपका इनिशियल अपॉइंटमेंट वाला जो पीरियड है वो भी इंक्लूडेड है। इसके बाद आता है क्लॉज ई, जिसमें कहा जा रहा है जो डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट होता है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट विद द प्रीवियस कंसेंट। प्रीवियस कंसेंट आपने ले रखी हो अगर किससे, कमिटी से, ठीक है, उसको ट्रांसफर करने की अंडर क्लॉज ए। उसके बाद एफ, क्लॉज एफ, जिसमें कहा जा रहा है द कमिटी रेफर टू इन क्लॉज ए शेल इन कंसल्टेशन विद द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट रिकमेंड द officers of appointment to the post above the level of deputy director of enforcement and also recommend the extension or curtailment of the tenure of such officers in the directorate of enforcement। तो इसका मतलब क्या था, इसमें क्या है, कमेटी क्या करेगी, ईडी डायरेक्टर से कंसल्ट करेगी। अब किस चीज़ के लिए करेगी, जो डेप्यूटी डायरेक्टर है उससे ऊपर की ईडी ऑफिसर्स की पोस्टिंग के लिए और अपॉइंटमेंट के रिकमेंडेशन करेगी और उनके जो टेन्योर हैं उनको एक्सटेंड या फिर रेड्यूस करने की भी एडवाइस दे सकती है। इसके बाद आता है क्लॉज जी, इसमें कहा जा रहा है ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिकमेंडेशन अंडर क्लॉज एफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शिल पास सच ऑर्डर एज इट थिंक फिट
टू गिव इफेक्ट टू द सेड रिकमेंडेशन। सो इसमें क्या है, कमेटी जो भी रिकमेंडेशन करेगी गवर्नमेंट उसे राइटिंग में ऑर्डर पास कर देगी और इम्प्लीमेंट करेगी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 26। सेक्शन 26 में बात की जा रही है अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 25 ऑफ 1946। तो जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। अब वो अमेंडमेंट्स हमने ला करके रख दिए हैं सेक्शन 26 में। अब वो क्या क्या है, तो जो क्लॉज ए है उसमें कहा जा रहा है कि जो सेक्शन 1 होगा, कौन सा, किसका, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 1 के बाद ये जो कुछ प्रोविजंस हैं जो हमने नीचे डिफाइन किए हुए हैं, ये जो चीज़ें हैं इनको ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर 1A ऐड किया हुआ है, जिसका मतलब है इंटरप्रिटेशन सेक्शन। ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यूज्ड हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन डिफाइन नहीं किए गए हैं, और डिफाइन किए गए हैं कहाँ पर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में। लेकिन कहाँ डिफाइन नहीं किए गए हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अगर डिफाइन नहीं किए गए हैं तो उनका मीनिंग हम कहाँ से लेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट से लेंगे। ठीक है। इसके बाद बी में कहा जा रहा है जो सेक्शन 4 है उसकी जगह पर ये वाला सेक्शन 4 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया गया है। ठीक है। तो जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके सेक्शन 4 की जगह हम इस सेक्शन 4 को पढ़ेंगे। अभी सेक्शन 4 क्या बोलता है, सो इसका आता है सब सेक्शन 1, जिसमें कहा जा रहा है कि जो सुपरिटेंडेंस की पावर होगी कहाँ, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, उन केसेस से रिलेटेड जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर में कोई ऑफेंस है, तो वो वेस करेगी कमीशन में, ना कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी एजेंसी में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो हेड कौन होगा यहाँ पर, सीबीसी। इसके बाद सबसेक्शन 2 में कहा जा रहा है, देखिए सबसेक्शन 2 में कहा जा रहा है, save as otherwise provided under subsection 1, the superintendence of the said police establishment in all other matters shall vest in the central government। लेकिन जो बाकी अदर मैटर्स होंगे जिनमें करप्शन से रिलेटेड क्राइम्स नहीं हो रहे हैं या नॉर्मल क्राइम्स हैं, वहां पर सुपरिटेंडेंस की जो पावर होगी वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसके बाद आता है सबसेक्शन 3, जिसमें बात की जा रही है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेड पुलिस एस्टेब्लिशमेंट शैल वेस्ट in an officer appointed in this behalf by the central government hereinafter referred to as director, who shall exercise in respect of that police establishment such of the powers exercisable by the inspector general of the police in respect of the police force in state as central government may specify in this behalf। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन है पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का वो वेस करेगा जो ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है, उसमें वो अपनी उन पावर्स को एक्सरसाइज करेगा जो कि इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा एक्सरसाइज की जा सकती हैं उस पुलिस फोर्स से रिलेटेड जो कि स्टेट का पुलिस फोर्स है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे अपने बिहाफ पे। इसके बाद आता है 4A, जिसमें कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसेक्शन 1 में कहा जाता है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करेगी डायरेक्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। उस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सेक्रेटरी ऑफ द पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड। सबसेक्शन 2 में कहा जा रहा है जब ये रिकमेंडेशन दी जाएंगी तो कमेटी कंसिडर करेगा जो भी सीबीआई का डायरेक्टर होगा उसको ओपिनियन भी। इसके बाद सबसेक्शन 3 आता है, कमेटी जो है वो एक पैनल ऑफ ऑफिसर्स को रिकमेंड करेगी और वो कैसा पैनल होगा, उसमें देखा जाएगा सीनियरिटी, इंटेग्रिटी एंड एक्सपीरियंसेस को, जो कि एंटी करप्शन केसेस में उनका इन्वेस्टिगेशन जिन लोगों ने किया है उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या इंटेग्रिटी रही है, क्या सीनियरिटी थी। उसके बाद बी में कहा जा रहा है ये जो ऑफिसर्स हैं जिनको वहाँ पर अपॉइंट किया जाना है वो ऑफिसर्स बिलोंग करने होने चाहिए इंडियन पुलिस सर्विसेज से, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूट करी गई है अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 के अंदर में। तो हम कह सकते हैं कि जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, किस चीज़ के लिए, डायरेक्टर बनाने के लिए। इसके बाद आता है, क्या आता है, 4B। तो सेक्शन 4B में बताया जा रहा है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ डायरेक्टर। तो जो सीबीआई डायरेक्टर का टेन्योर होगा वो 2 साल से कम का नहीं होगा और डायरेक्टर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रीवियस कंसेंट ना ली जाए कमेटी की अंडर सेक्शन 4A ऑफ सबसेक्शन 1।
इसके बाद आता है 4C जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अबव एक्सटेंशन एंड क्यूरेटलमेंट ऑफ देयर टेन्योर ETC। ये है हमारा सेक्शन जिसमें बात की जा रही है। सो इसके सबसेक्शन 1 में कहा जा रहा है द कमिटी रेफर टू अंडर सेक्शन 4A। जो कमिटी के बारे में 4A में बात की जा रही है, तो कमिटी यहाँ पर डायरेक्टर से कंसल्ट करेगी और रिकमेंड करेगी ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट के लिए। किस चीज़ के लिए? उस लेवल के पोस्ट के लिए जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अबव, उससे अबव है। ऑल्सो रिकमेंड द एक्सटेंशन, और क्या चीज़ के लिए? एक्सटेंशन एंड क्यूरेटलमेंट ऑफ द टेन्योर ऑफ सच ऑफिसर्स। तो जो इसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो पोस्ट बताई है उस लेवल के ऑफिसर्स के लिए वो रिकमेंड करेगी ऑफिसर्स को, और उनका जो टेन्योर है वो कितना टेन्योर होगा, उसका एक्सटेंशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसका क्यूरेटलमेंट हो सकता है नहीं हो सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बताएगी कमेटी। ठीक है, इसके बाद आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में क्या बात की जा रही है? इसमें कहा जा रहा है कि जब रिकमेंडेशन आ जाएगा अंडर सबसेक्शन 1, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर पास कर देगी जो उस रिकमेंडेशन को अफेक्ट दे सके। ठीक है, उसके बाद आता है क्लॉज C जिसमें कहा जा रहा है आफ्टर सेक्शन 6 द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंसर्टेड नेमली। तो जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का सेक्शन 6 है उसके बाद 6A भी ऐड हुआ है। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है। तो इसमें 6A में क्या ऐड हुआ है, क्या आया है वो देखते हैं। तो 6A बात करता है अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। सो इसमें कहा जा रहा है सबसेक्शन 1 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट शैल नॉट कंडक्ट एनी इंक्वायरी। तो ये जो CBI है वो कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन उस ऑफेंस में जो कि देखा जा रहा है कि अलेज टू हैव बीन कमिटेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तो इसके लिए कोई भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी जब तक कि प्रीवियस अप्रूवल नहीं मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। वेयर सच एलिगेशन रिलेटेड टू द, जहाँ पर जो एलिगेशन है इस करप्शन एक्ट में वो इस प्रकार के एम्प्लॉयज से रिलेटेड है। अब वो एम्प्लॉयज कौन कौन होंगे, तो इसमें कुछ क्लॉजेज बताए हुए हैं। क्लॉज A में कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे और जॉइंट सेक्रेटरी और उसके अबव रैंक के ऑफिसर्स होंगे, अगर वो ऐसे ऑफिसर्स हैं तो वहाँ पर प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके बाद B में कहा जा रहा है जो ऑफिसर्स होंगे गवर्नमेंट कंपनीज के, PSUs के, कॉर्पोरेशंस के और इक्वल और हाई रैंक के ऑफिसर्स जो होंगे उनके अगेंस्ट में अगर ऐसा कोई ऑफेंस होता है तो वहाँ पर भी आपको प्रायर अप्रूवल लेना ज़रूरी है। इसके बाद सेक्शन 2 जिसमें बात की जा रही है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 में जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको साइड में रखते हैं। नो सच अप्रूवल, तो जो भी ऐसा अप्रूवल है वो नेसेसरी नहीं है उन केसेस में जहाँ पर जो व्यक्ति है उसको ऑन स्पॉट आपको अरेस्ट करना है। ठीक है, या फिर कोई ग्रेटिफिकेशन लिया जा रहा है और किसी व्यक्ति को पकड़ा गया है ब्राइब लेते हुए। ठीक है, इन केसेस में ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर प्रायर अप्रूवल लेना ज़रूरी ही है। इसके बाद आता है लास्ट सेक्शन, सेक्शन 27 जिसमें रिपील एंड सेविंग के बारे में बात हो रही है। तो इसमें कहा जा रहा है सबसेक्शन 1 में जो पहले CBC वर्क करता था वो 1999 के रेजोल्यूशन के अंडर में वर्क करता था। उसके बाद CBC 2002 के अंडर में वर्क करता है जिसको रिपील करके लेकर के आया गया है। इसके बाद सबसेक्शन 2 में कहा जा रहा है कि जो ओल्ड लॉ था वो भले ही रिपील कर दिया गया है लेकिन जो भी काम पुराने CBC के ने किए थे वो, और जो अपॉइंटमेंट्स हुए थे, जो एक्शंस लिए गए, वो सभी वैलिड रहेंगे और ऐसे ट्रीट होंगे जैसे कि वो इसी न्यू एक्ट के अंडर में ट्रीट किए गए हैं और करे गए। इसके बाद शेड्यूल में ओथ बताई गई है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या फिर विजिलेंस कमिश्नर के द्वारा कौन सी ओथ ली जाएगी जो रिलेटेड है सेक्शन 5(3) से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।